नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो रुक करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। साथ ही पीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि 404 करोड़ की धनराशि से इन स्कूलों का आधुनिकीकरण होगा। वहीं प्रोजेक्ट अलंकार में 347 करोड़ की धनराशि का वितरण करेंगे। और बता दें कि कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में होगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में होगा। इसके लिए 404 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण किया जाएगा, राशि दी जाएगी। वहीं प्रोजेक्ट अलंकार में 347 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। आपको बता दें कि 404 करोड़ की धनराशि से इन स्कूलों और जो भी नियुक्ति पत्र वितरण है उनका अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री सीएम योगी आज समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। साथ ही पीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि 404 करोड़ की धनराशि से इन स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि 404 करोड़ की धनराशि से इन स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट अलंकार में 347 करोड़ की धनराशि का वितरण करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ चुके हैं दिवाकर। तो दिवाकर, 404 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण करेंगे, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है सीएम योगी के जरिए? आपसे कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कार्यक्रम दो तरीके, पहला तो जो रोजगार का वादा जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, या फिर कहे कि देश या प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो वादा किया था कि हम रोजगार बांटेंगे, तो उसके तहत कार्यक्रम होगा। यानी कि समूह खा के जो अभ्यर्थी है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, यानी कि नौकरियां जो है। दूसरा कार्यक्रम है कि जो पीएमसी स्कूल है उनके आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों रुपए जो की सौगात जो है वो दी जाएगी। और ये सौगात इसलिए दी जाएगी क्योंकि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस जो है वो केंद्र प्रदेश की सरकारें हैं। तो जाहिर सी बात है, केंद्र प्रदेश की सरकारें का अगर ये एजेंडा है तो उनको शिक्षा दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, करके उनको नौकरियां दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये चीजें जो है वो करती हुई नजर आ रही है प्रदेश और केंद्र की सरकार। तो इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बांटेंगे नियुक्ति पत्र और स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों की सौगात देंगे। जी लेकिन दिवाकर, मिशन रोजगार जो है उसको लेकर काफी दिनों से बातचीत चल रही है, हर बार कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आता है। तो ये जो अलंकार प्रोजेक्ट आया है, 347 करोड़ रुपए की धनराशि भी इसमें नियुक्त की जाएगी, तो क्या कुछ इसकी पूरी जानकारी है? संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी बांटेंगे और इसके साथ ही 404 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए भी वितरित करेंगे। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी रहेगा और इसी के साथ ही योगी सरकार लगातार रोजगार पर बात कर रही है। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में होगा। तो एक बार हमारे साथ फिर से हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि अलंकार प्रोजेक्ट के तहत 347 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, तो इसमें क्या कुछ रोजगार मिशन के लिए सीएम योगी यानी कि योगी सरकार करेगी? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जाहिर सी बात है कि चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, ये दोनों सरकारें जो है वो इस तरीके के कार्यक्रम चलाती रहती है, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो बनाती रहती है, उस पर अग्रसर रहती है, जो कि जनता की भलाई के लिए हो, देश और प्रदेश के विकास के लिए हो। आपने देखा होगा इसके पहले भी काफी तरीके की योजनाएं जो है वो योगी सरकार चला चुकी है, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हो, युवाओं से जुड़ी योजनाएं हो, बुजुर्गों से जुड़ी योजनाएं हैं हो, या फिर बच्चों से जुड़ी योजनाएं हो।
आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटी गई और उसको काफी ज्यादा सस्ता किया गया। आपने देखा होगा कि महिलाओं को, यानी बुजुर्ग जो महिला है या पुरुष है, उनको पेंशन दी गई। जी बुजुर्ग महिलाओं को अलग से 500 रुपए से बढ़ा के 1,000 रुपए किया गया, फिर 1,500 रुपए कर दिया गया। जी तो इसी तहत अलंकार योजना जो है वो भी है। तो ऐसी योजनाएं जो है केंद्र और प्रदेश की सरकारें बनाती रहती है, जी और कहीं के योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी ज्यादा संजीदा भी रहते हैं। जी। क्या ये योजनाएं दिवाकर सभी को मिल पाती हैं? क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ ही नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है या जी फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों पे काफी ज्यादा संजीदा रहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारें योजनाएं बनाती है और उसको धरातल पे उतारने का काम अधिकारियों को होता है, जी लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं के मनमाना रवैया अपनाते हैं, हीला हवाली करते हैं, लेट जी लतीफी होती है, और कहीं की योजनाएं धरातल पे ठीक से नहीं उतर पाती, यानी कि जिससे जो पात्र होते हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो योजनाओं को बनाते हैं, उनको जी धरातल पे उतारने का जिम्मा देते हैं, और उसके बाद कहीं न कहीं समीक्षाएं भी होती हैं। खुद वो जी जनता के बीच जाते हैं और कहीं न कहीं इस बात की समीक्षा जनता के साथ करते हैं कि जी क्या जो योजना बनाई गई थी उसका लाभ जो है मिल रहा है कि नहीं पात्रों को। क्या जी वो योजना जो है वो उतरी है धरातल पे कि नहीं? अगर नहीं जी उतरी तो जिस अधिकारी की गलती होती है उसको कहीं न कहीं सजा भी दी जाती है। तो जी जाहिर बात है कि योजनाएं धरातल पे उतरती है और कहीं न कहीं उनका लाभ जो है आम जनता को या फिर पात्र लोगों को मिलता है। जी। जी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के मां सुकंभरी देवी मंदिर में शुरू हुए कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा अब समापन के करीब पहुंच रही है। यूपी जोड़ो आज लखनऊ की सीमा में पहुंचेगी और 6 जनवरी को लखनऊ के शहीद स्मारक पहुंचकर राजनीतिक संकल्प लेने के बाद यात्रा समाप्त की जाएगी। वहीं आज यात्रा लखनऊ में बख्शी के तालाब में पहुंचेगी, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में यात्रा की भव्य स्वागत को लेकर कांग्रेसी तमाम तैयारियों में जुट गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का अब समापन की ओर है, या कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा अब समापन की ओर है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर क्या ये कांग्रेस की कोई रणनीति इसमें सामने निकल कर आएगी? बिल्कुल, देखिए, सूफी संतों की धरती से शुरू की गई ये कांग्रेस की यूपी जी जोड़ो यात्रा जो है वो नवाबों की नगरी में 6 तारीख यानी कि अब से 2 दिन बाद जो है वो शहीद स्मारक पे कहीं कहीं समाप्त होगी। इस जी यात्रा के दौरान काफी चीजें देखने को मिली हैं। देखिए, यात्रा का जो सहारनपुर से जो यात्रा शुरू की गई, कहीं न कहीं धार्मिक संदेश देने की कोशिश की गई। उसके जी बाद सीतापुर के नैमिषारण्य जाती है, वहां पे धार्मिक संदेश देने की कोशिश की जाती है। लेकिन जी अब जब लखनऊ पहुंच रही है, आज बक्सी तालाब पहुंच रही है, यानी कि लखनऊ को टच करेगी, उसके बाद जी परसों यानी कि 6 जनवरी को जो शहीद स्मारक पे जाके यात्रा का समापन होगा, तो वहां जी पे एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि धर्म के साथ साथ हम लोग राष्ट्रवाद पे भी है, यानी कि शहीदों को नमन वहां किया जाएगा और यात्रा का समापन किया जाएगा। देखिए, जी इस यात्रा के कई माने हैं। पहला तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद जी 2 राज्यों में कहीं कहीं अच्छी जीत जो है, प्रचंड जीत जो है वो हासिल की थी, यानी तेलंगाना में जी और दूसरे प्रदेश में। इसके साथ साथ अब यूपी जोड़ो यात्रा भी समापन की ओर है। तो कांग्रेस की ये रणनीति है कि यूपी जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने उन जिलों को छुआ है जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस जानती है या चाहती है कि उसकी जमीन तैयार हो। लेकिन जी अब इसके साथ साथ एक और यात्रा भी अब शुरू होने जा रही, जनवरी से ही शुरू हो जाएगी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। तो जी जाहिर सी बात है यात्राओं का दौर शुरू है, और लेकिन इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस चाहती है कि कहीं की उसकी सियासी जमीन जो खो चुकी है पूरे देश में, जी वो कहीं न कहीं फिर से एक बार पाए, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। जी। जी। दिवाकर, कई बार ये सवाल आता है कि आखिर ये चुनाव के दरमियान ही जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार यात्राएं करती है, कोई ना कोई कार्य करती रहती है, लेकिन इससे पहले ये सभी कहाँ होते हैं? अब बिल्कुल देखिए, चुनावी माहौल में कहीं न कहीं ये कोशिश की जाती है सियासी पार्टियों की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा जाए, जनता तक ज्यादा से ज्यादा अपना संदेश जो है पहुंचा जाए। यही वजह है कि चुनाव के समय ही इस तरीके की सियासत, इस तरीके की यात्राएं, इस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो हमेशा तैयारियों में जुटी रहती है, लेकिन जी कांग्रेस कहीं न कहीं इसमें पीछे दिखाई देती है।
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जी। उसके लिए कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें या फिर अन्य सियासी दलों की बात करें, तो वो सच बात ये है कि वो चुनाव के टाइम ही कहीं कहीं वो इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जो यूपी जोड़ो यात्रा है, अब से 2 दिन बाद लखनऊ में समाप्त होने वाली जी है। दिवाकर, आज कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कौन कौन से कार्यकर्ता लखनऊ में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए अजय राय जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जी। इसमें शामिल है। उनके साथ साथ तमाम बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के सियासत से ताल्लुक रखते हैं या फिर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं की बात करें तो या फिर कहे कि जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं, यानी कि आज जब बक्सी तालाब पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि बक्सी तालाब पहुंच के जी। वहां जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो लखनऊ कार्यकर्ता, वो जाके इस यात्रा में। तो ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में बुधवार को कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हाड़ कांपने वाली ठंड हो गई है। इससे अधिकतम पारा 10 डिग्री और न्यूनतम पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ ने गुरुवार को मौसम के बारे में चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। घना कोहरा पड़ेगा और शीत लहर चलेगी। लखनऊ में तड़के घना कोहरा पड़ेगा और दोपहर को गुनगुनी धूप निकलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 जनवरी को लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश होगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड और शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार प्रदेश में जारी है। 9 और 10 जनवरी तक लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर से रूह कांपने वाली ठंड भी पड़ रही है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। आंचलिक मौसम केंद्र ने लखनऊ ने गुरुवार के मौसम के बारे में चेतावनी जारी की कि प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। घना कोहरा पड़ेगा और शीतलहर चलेगी। लखनऊ में तड़के घना कोहरा पड़ेगा, दोपहर को गुनगुनी धूप निकलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। तो पवन, ठंड का कहर जारी है, क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से बीते कई दिनों से प्रयागराज सहित जो आसपास के जनपद है वहां पर मौसम ने करवट बदल लिया है। अगर हम बीते कल की बात करें तो प्रयागराज में कल सुबह से ही रिमझिम बारिश के साथ दिन लगातार बारिश हुई। ऐसे में जो मौसम है उसने पूरी तरीके से अपना मिजाज बदल लिया। प्रयागराज में बीते कल से ही लगातार शीतलहर बो जारी है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो इस समय करीब 10:30 बजने को है और आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रयागराज में जो मौसम है वो बदल चुका है। लगातार जो कोहरा है वो देखा जा रहा है और सुबह से ही घना कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं जो लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है और ऐसे में लगातार जो शीतलहर है, वो ठिठुरन है, वो लोगों को परेशान कर रही है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम में बदलाव होने की बात कही है। अलर्ट जारी किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से बारिश हो सकती है। और जिस तरीके से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि लोगों को आने वाले 1-2 दिन में जो ठंड है वो और भी परेशान करेगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पवन, जैसे कि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ठंड से राहत के लिए, इस शीतलहर से राहत के लिए प्रदेश में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए संगम नगरी प्रयागराज की बात इसलिए भी खास हो जाती है कि प्रयागराज में महाकुंभ जैसा आयोजन होता है और आने वाले जो दिन है इसमें अभी तक माघ मेले की तैयारी चल रही है और नगर निगम लगातार जो है इसमें तैयारियों में जुटा हुआ होता है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय प्रयागराज में जिस तरीके से मौसम है, ऐसे में कई स्थानों में नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है। कई जगह पे जो है रन बसेरे बनाए गए हैं ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं सर्दी से, इस ठिठुरन से, इस कड़ाके की ठंडी से बचाया जा सके।
हालांकि प्रयागराज में बीते कई दिनों से मौसम है वो लगातार जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है और बीते कल जब लगातार बारिश हुई दिन भर, ऐसे में मौसम ने पूरी तरीके से अपना मिजाज बदल लिया है। आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में लोग जो है वो कहीं न कहीं अपने घरों में दुबकने को मजबूर है और लोग जो है भीषण ठंड की चपेट में है। और जिस तरीके से लगातार जो मौसम है वो कहीं न कहीं जो है अपना रौद्र रूप कह लीजिए वो दिखा रहा है, क्योंकि अभी मौजूदा समय करीब 10:30 बजने पे और मौसम लगातार इस तरीके से समझ में आ रहा है कि जैसे सुबह के 8 बज रहे हो और लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो कहीं न कहीं लोगों को परेशान करेंगी। जी पवन, क्या कुछ जानकारी है कि ये जो शीत लहर और कोहरे का सितम है ये कितने दिनों तक रहने वाला है, कितने दिनों तक आम जन को परेशान करने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया और कहा यह गया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम रहेगा और फिर से लगा जो है कोहरा व घना कोहरा कई जगहों पे वो छाया रहेगा। प्रयागराज सहित कई अन्य जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में जब जो मौसम विभाग का अलर्ट है, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले करीब 1 सप्ताह तक लोगों को इसी तरीके से भीषण ठंड की चपेट में रहना पड़ेगा। हालांकि जो मौसम है वो जब तक मकर संक्रांति नहीं आ जाती तब तक जो है वो सर्दी वो कहीं न कहीं लोगों को परेशान करती है। लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह तक लोगों को इसी तरीके से भीषण ठंड की चपेट सहना पड़ेगा और लोगों को भीषण सर्दी से कहीं न कहीं 2-4 होना बनेगा। जी ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। ठंड, शीतलहर और बारिश का अटैक लगातार जारी है। सर्दी और कोहरे में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी आसार जताए जा रहे हैं। कई जिलों में, लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश होगी और इसी के साथ ही अन्य चेतावनी दी जा रही। कहा जा रहा है कि 9 और 10 जनवरी को लखनऊ सहित आसपास के कई अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। वहीं सुबह तड़के में घना कोहरा रहेगा, दोपहर होते होते गुनगुनी धूप भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो सर्दी का सितम है वो लगातार अभी 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, मौसम विभाग का कहना है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ में लगातार कहा जा रहा है, ये खबर सामने आ रही है, चेतावनी जारी है कि प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उसी के साथ जो पारे की अगर बात करें, जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 10 डिग्री और न्यूनतम 3.7 डिग्री नीचे जा चुका है और ऐसी ठंड पड़ रही है। बारिश के बाद ओलावृष्टि से रूह कांपने वाली ठंड भी देखने को मिल रही है। यूपी में बुधवार को कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हाड़ कांपने देने वाली ठंड आ गई है, जिससे अधिकतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ ने गुरुवार के मौसम के बारे में चेतावनी जारी की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। तो जितेंद्र, यूपी में सर्दी का सितम जारी है और लखनऊ के अलावा आसपास के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? मैम, बात करूं स्वप्निल जी कि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा सर्दी को लेकर चेतावनी दी गई, उसके बाद से जो है शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और जो है ठंड काफी देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को काफी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो जितेंद्र, कितने दिनों का अलर्ट जारी किया गया है कि अभी ठंड से जनजातियों को कितने दिन चेतावनी सितम जारी रहेगा ठंड का? स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि 9 से 10 जनवरी तक जो है बारिश की भी संभावना जताई है और जो है शीतलहर भी चलेगी और जिसके चलते जो है लोगों को आने वाले दिनों में जो है अभी कुछ दिन तक ठंडियों का जो है सामना करना पड़ेगा। जैसा कि बार बार बारिश हो रही है, बारिश के बाद रूह कांपने वाली ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बीच क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है प्रदेश में कि ठंड से लोगों को बचाया जा सके? स्वप्निल, अगर मैं बात करूं कानपुर जिले की, तो कानपुर जिले में जिस तरीके से ठंड को बचाव को लेकर नगर निगम को जिस तरीके से व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, उस तरीके से अभी व्यवस्थाएं जमीन पे देखने को नहीं मिल रही है। बात की जाए दक्षिण जिले की, तो दक्षिण जिले में भी अभी जो जगह जगह चौराहों पर जिस तरीके से अलाव जला दिए जाते थे, अभी वह सब देखने को नहीं मिल रहा है। और रैन बसेरों की बात की जाए तो अभी तक रैन बसेरे भी उचित नहीं बनाए गए, जिसके चलते जो लोग सड़कों पर अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जो सड़कों पर अभी भी अपनी रात गुजार रहे हैं। जी, तो लेकिन अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए थे
योगी आदित्यनाथ की ओर से कि सीएम ने ये निर्देश दिया था कि इन जगहों पर जहां भी सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही हैं, उसके बाद भी ये लापरवाही, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरीके से स्वप्निल निर्देश दिए गए थे सीएम की तरफ से, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ दिनों तक तो अलर्ट मोड पर दिखाई दिया और जो है जगह जगह पे कुछ जगहों पे हालांकि उन्होंने उचित व्यवस्थाएं की, लेकिन कहीं अगर शहर के अगर अन्य जिलों की अन्य जगहों की बात की जाए तो वहां पर अभी व्यवस्थाएं जो है जमीन पे देखने को नहीं मिल रही है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से हमारे सहयोगी जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, यूपी में सर्दी का सितम जारी है और कई जिलों में ठंड का कहर भी लगातार जारी है, तो क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं, यूपी में सर्दी का सितम जारी है क्योंकि लगातार जी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में भी लगातार ठंड का सितम है और यहाँ पर अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी अहम भूमिकाएं देखी नहीं जा रही है, कोई ऐसी व्यवस्थाएं देखी नहीं जा रही है। जो हालात की व्यवस्थाएं होती हैं, जो हॉस्पिटलों के बाहर और जो तमाम जो हॉस्पिटल होता है सरकारी हॉस्पिटल, उनके बाहर हालात की व्यवस्थाएं की जाती हैं जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से। ऐसी कोई जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं देखी नहीं गई है और जो रोडों पर सोते हैं लोग, रात भर अपने खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं, ऐसी वहां भी जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं देखी नहीं गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले एक सप्ताह के अंदर कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है और शीतलहर ऐसे आगे बढ़ सकती है। लगातार यूपी के लोगों को ये मौसम, जो सर्दी का मौसम है, वह सता सकता है। जी जी जिशान, ठंडी का डबल अटैक जारी है, शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी है, तो इसको लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, उसको लेकर जिला अधिकारी आगरा की ओर से जो स्कूलों की छुट्टी की अगर बात करें तो स्कूलों की छुट्टी का समय बढ़ा दिया गया है। पहले 28 से 30 तारीख तक का समय दिया गया था, फिर 6 तारीख तक का जो पहली क्लास से लेकर 12 क्लास तक का छुट्टी कर दी गई है। हालांकि केवल स्कूल की छुट्टी की गई है और जो जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं की नहीं गई हैं। अगर नगर निगम की बात करें हम, तो नगर निगम की तरफ से भी तमाम अलाव की व्यवस्थाएं इस तरीके के शीतलहर और कोहरे को देखते हुए की जाती हैं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं की नहीं गई हैं। हालांकि हम पशुओं की बात करें, जो ठिठुरते हुए दिखाई दे रहा है, नगर निगम द्वारा जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। जो जानवर है रोडों पर ठिठुर रहे हैं, उनके अलाव की व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन नगर निगम द्वारा भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं ताजनगरी आगरा में नहीं देखी जा रही हैं। लेकिन जिशान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, सीएम की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि ठंड के सितम से लोगों को बचाया जाए और व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन फिर भी धरातल में ये व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे क्या कुछ राजनीति चल रही है अधिकारियों की? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से जो साफ तौर से दिशा निर्देश दिए हैं कि जो लगातार शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जो जिले के अधिकारी हैं वो बचाव के कार्य करें, और जिस तरीके से जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, तो जो लोग आसमान के नीचे खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताते हैं, गरीब असहाय लोग होते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही रहती है, जो अधिकारी इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं कराते, जो गरीब असहाय लोग होते हैं, वो अगर हम आगरा के एमजी रोड की बात करें तो एमजी रोड पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताते हैं। और नगर निगम की बात करें और जिला प्रशासन की बात करें तो कोई ऐसी व्यवस्थाएं नजर नहीं आती है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए नगर निगम द्वारा शहर में कुछ अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगर हम बात करें एसएन मेडिकल कॉलेज की, जहां पर तमाम तीमारदार रात में अपने मरीज के साथ रुकते हैं, तो वहां भी उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था देखी नहीं गई है। जी जिशान, अगर बात की जाए न्यूनतम और अधिकतम तापमान आगरा के बारे में, तो क्या रहा है पिछला तापमान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो लगातार एक सप्ताह से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यूपी के कई जिलों में एक सप्ताह तक लगातार शीतलहर रहेगी, और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि
इसमें बरसात भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं 1 सप्ताह तक ताजनगरी आगरा हो या प्रदेश के जो अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, उसमें लगातार ये शीतलहर का सितम देखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, यूपी में सर्दी का सितम जारी है और हर जिले में ठंड का जो कहर है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ के क्या हाल है? देखिए स्वप्न जी, जिस तरीके से बात की जाए घने कोहरे की और ठंड को लेकर के, क्योंकि अगर हम बुधवार की तस्वीरों की बात करें, मंगलवार की तस्वीरों की बात करें, तो जिस तरीके से हल्की बारिश हुई थी और बारिश से जो ठंड बढ़ी थी और ठंड के साथ अब घना कोहरा भी बढ़ गया। और इस बात को लेकर के साफ तौर से मौसम विभाग की तरफ से अगर बातचीत की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर से यूपी के कई ऐसे जिले हैं जिनको जो है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 तारीख से जिस तरीके से बारिश होगी तो बारिश के दौरान काफी ठंड भी देखने को मिलेगी। जिसमें बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ समेत जो फतेहपुर है, बाराबंकी और प्रयागराज है, इन सभी जिलों को जो है रेड अलर्ट में किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड की बात की जाए तो ठंड काफी देखने को मिलेगी। तो घने कोहरे के कारण अगर बात की जाए तो जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो भी पूरी तरीके से थम चुकी है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से व्यवस्थाओं की घने कोहरे और ठंड से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है, तो वो व्यवस्थाएं फिलहाल अभी देखने को नहीं मिली, जिसकी तरफ से साफ तौर से जो निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन उन निर्देशों का किसी तरीके से पालन होता हुआ स्वप्न नहीं दिख रहा है। अगर रात की तस्वीरों की बात की जाए तो घने कोहरे के बीच में जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं या फिर जिस तरीके से रैन बसेरे जो बनाए गए थे, उन रैन बसेरों तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं। खुले आसमान के नीचे जो लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, तो वो भी एक ठंड के बीच जो लापरवाहियों की तस्वीर है वो बयां कर रही है। लेकिन घने कोहरे की बात की जाए, जिस तरीके से जो मौसम विभाग की बात की जाए, ठंडक की बात की जाए, तो 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। क्योंकि आम जनमानस जिस तरीके से बाहर सड़कों पर निकलता है कामकाज करने के लिए, तो उनको ठंड से बचाव के किसी तरह के कुछ खास इंतजाम भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी, लेकिन कलीम, लगातार सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि जो भी व्यवस्थाएं हैं धरातल पर वो की जाएं, लेकिन फिर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसकी क्या कुछ जानकारी है कि आखिर इतनी लापरवाही दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी देखने को मिल रही है यूपी में लगातार? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार जो निर्देश दिए जाते हैं कि जो अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। फिलहाल रैन बसेरे तो कई बनाए गए, लेकिन रैन बसेरे बनाने के बाद भी लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे। कंबल वितरण की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी AK शर्मा के द्वारा जायजा लिया गया था, कुछ जगहों पर कंबल वितरण किए गए थे, लेकिन अगर इसी बीच हम अलाव व्यवस्था की बात की जाए तो अलाव व्यवस्था कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही है। नगर निगम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है अलाव व्यवस्था करने की, लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में CM खुद रहते हैं, कई ऐसे मंत्री रहते हैं जो लगातार जायजा लेने के लिए भी सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जो अलाव की व्यवस्था की बात की जाए वो अलाव की व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे VIP है जहाँ पर अलाव के लिए लकड़ियां पहुंचती है, लेकिन जो चौराहे है, जो चौराहे चिन्हित किए जाते हैं, उन चौराहों तक किसी तरह के भी अलाव नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि मजदूर सुबह जब काम करने के लिए निकलते हैं, वो उसी ठंड के बीच ठिठुरते रहते हैं, वहीं से फिर वो काम पे निकल जाते हैं। जबकि साफ तौर से निर्देश ये दिया गया है कि रैन बसेरों के आसपास अलाव रहेगा। इसके साथ कुछ ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उन जगहों पर अलाव नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है, साफ तौर से कह सकते हैं कि लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर नहीं जो जिम्मेदार है उनकी बात की जाए तो वो लोग अभी इस मामले में बोलने से साफ तौर से कतराते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी STF को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि यूपी STF के हाथ बड़ी सफलता लगी है। CM राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि CM और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। CM और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ताहा सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा गिरफ्तार किए गए हैं। ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 2 मोबाइल, मेल ID भी बरामद की गई है। 2 वाईफाई राउटर, CCTV DVR भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इन 2 बदमाशों के पास से 2 मोबाइल और मेल ID बरामद की गई है। विभूति खंड गोमती नगर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लखनऊ
से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है, इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इसके पीछे? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या राम मंदिर, क्योंकि उसको लेकर के जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, उन्हीं तैयारियों के बीच एक साजिश जो रची गई थी, वो देवेंद्र के द्वारा जो साजिश रची गई, उनके द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, खुद को सुरक्षा चाहने के लिए उन्होंने एक साजिश रची, जिसमें अपने 2 सहयोगियों का इस्तेमाल भी किया गया। उन दोनों सहयोगियों ने अलग अलग मेल आईडी के जरिए देवेंद्र तिवारी की मेल पर एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसमें साफ तौर से अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी देने के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को और उसके साथ ही जो एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, उनको धमकी दी गई थी। और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से देवेंद्र तिवारी ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था, तो उस मुकदमे के बाद से इस मामले की तफ्तीश शुरू हुई थी। लेकिन जिस तरीके से तफ्तीश शुरू हुई, उसमें एक चीज देखने को मिली थी कि दोनों जो मेल आईडी इस्तेमाल की गई थी, एक आलम अंसारी और दूसरा जुबैर खान के नाम से, और ये दोनों मेल आईडी जो इस्तेमाल की गई थी उसमें आईएसआई का कनेक्शन भी बताया गया था। और आईएसआई के कनेक्शन के साथ जिस तरीके से साजिश रची गई थी, इसमें जब खुलासा हुआ तो खुलासे में ये सामने आया कि कथित तौर पर ये आईडी बनाई गई थी और इस साजिश को रचने वाला कोई और नहीं, जिसने एफआईआर करवाई हुई है, वो खुद ही इस पूरी साजिश करते का मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए थी और उस सुरक्षा को पाने के लिए उसने इस तरीके की साजिश रची थी। क्योंकि अगर देवेंद्र के ऊपर मुकदमे की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसे थाने हैं जहां पर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है, और इन्हीं मुकदमों से बचने के लिए उसने इस तरीके की साजिश रची और मुकदमा दर्ज कराया। तो ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ा, चूंकि अयोध्या और का राम मंदिर है वो एक इस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच रहे थे, तो लगातार इस मामले को लेकर के बैठक भी चल रही थी। सुरक्षा व्यवस्था का जो पहरा है वो भी मजबूत किया जा रहा था। पूरा कॉरिडोर जो बनाया जा रहा था, उन कॉरिडोर के बीच में इस तरीके की जो धमकी आई, उसी धमकी को लेकर के फिलहाल एसटीएफ ने जो अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी, उस जांच पड़ताल में दोनों लोगों की गिरफ्तारी विभूतिगंज इलाके से हुई थी। और उस गिरफ्तारी के बाद जो मोबाइल फोन भी मिले, उन मोबाइल फोनों में जो आईडी मिली, उस आईडी को देखते हुए साफ तौर से एसटीएफ ने खुलासा किया कि जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन को लेकर के जो धमकी मिली थी, वो एक छोटी समझी साजिश के तहत इस तरीके की धमकी दी गई थी। और इस मामले का इस तरीके से खुलासा करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। लेकिन अगर देवेंद्र तिवारी की बात की जाए तो वो फिलहाल अभी एसटीएफ की गिरफ्त से दूर है, और एसटीएफ इस मामले में अपनी जो कार्रवाई है वो और तेज कर रही है। और इस तरीके से अगर बात की जाए अयोध्या को लेकर के जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के साफ तौर से सोशल मीडिया समेत अन्य जो प्लेटफॉर्म है उन सभी पर पूरी तरीके से निगाह रखी गई है। क्योंकि अगर बात की जाए अभी अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट डाली गई थी, उस भड़काऊ पोस्ट को लेकर के एटीएस ने झांसी से एक की गिरफ्तारी की थी, और उस गिरफ्तारी के बाद उसका जो सोशल अकाउंट है उसकी भी जांच पड़ताल कर रही थी, कौन कौन उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, किस तरीके से भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, उन सभी चीजों की तफ्तीश भी करने में जुटी हुई है। जी कलीम, जैसे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है और इस तरह की धमकियां और अफवाहें भी सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रही हैं, तो किस तरह से निगाह रखी जाएगी, शिकंजा किस तरह से कसा जाएगा ऐसे लोगों पर? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या की सुरक्षा को, तो सुरक्षा को लेकर के फिलहाल पूरा कॉरिडोर तो तैयार है ही है। लगातार बैठकें भी हो रही है, एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आसपास के जगहों की बात की जाए तो किसी तरह की ड्रोन उड़ाने की जो है अनुमति नहीं दी गई है। उन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से बात किया जाए, यूपी के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है, उनके द्वारा भी लगातार बैठक भी की जा रही है। अभी कल ही की बात की जाए तो कल भी एक बैठक की गई थी। उस बैठक में पूरा कॉरिडोर का जो मैप है वो पूरा तैयार किया गया था, कैसे उसका रूट मैप रहेगा, कैसे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कौन कौन लोग सुरक्षा में लगे होंगे, कौन अधिकारी लगे होंगे, इन सभी चीजों पर चर्चा की गई थी। तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा का पूरा कॉरिडोर तैयार है। वहां पर किसी तरह की कोई भी आपराधिक गतिविधियों की बात की जाए वो नहीं हो सकती है। उसको लेकर के चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है, हर सर्विलांस तैयार किए गए हैं। फिर चाहे एलआईयू की बात की जाए, वो एलआईयू भी क्षेत्रों में पूरी तरीके से भंगमरशील है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट जिस तरीके से उस पर भी निगरानी करने के लिए एक टीम पूरी तरीके से तैयार है, वो उस पर पूरी तरीके से निगाह रख रही है। अगर किसी तरह का भी कोई भी भड़काऊ पोस्ट उस पर नजर आता है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस है वो तैयार रहती है। और इसी कार्रवाई के तहत जो गिरफ्तारियों की बात की जाए या फिर हिरासत में लेने की बात की जाए, वो भी देखने को लगातार मिल रही है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें कि यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यूपी एसटीएफ ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सीएम और राम मंदिर को बम से उड़ाने की इन 2 युवकों ने धमकी दी थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ